दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोचेक्स। तो आज हम देखेंगे कि रॉकेट लॉन्चिंग में ये फार्मूला जो F बराबर ma होता है ये वैलिड है या नहीं होता है। तो F बराबर ma हमारे पास होता है F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे मास होता है और ये एक्सेलरेशन होता है। ये F बराबर ma तभी वैलिड होता है जब ये मास जो होता है ये कांस्टेंट होता है, मास रेस्ट पर हो, मतलब ये मास वेरिएबल ना हो। तो ये हमारे पास जब रेस्ट पर होता है तब इसे रेस्ट मास बोलते हैं। तो रेस्ट मास के लिए F बराबर ma वैलिड होता है। तो हम देखेंगे कि रॉकेट लॉन्चिंग में क्या होता है। तो हमने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी होता है। तो जैसे हमारे पास रॉकेट है कोई, ये रॉकेट है हमारे पास, ये रॉकेट है कोई, इसका मास अगर m है इनिशियल पे, जब ये स्टैंड पे खड़ी है तब मास m है इसका ना। ये हमारे पास रॉकेट हो गई, इसका मास m है, m इनिशियल पर m है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसका इस पे ये फॉर्मूला वैलिड होता है या नहीं होता है। तो हमें पता है जब रॉकेट उड़ती है ऊपर की ओर जाती है तो नीचे से थ्रस्ट थ्रस्ट लगाती है तभी ऊपर जाती है, अंदर फ्यूल बर्न करता है, वो नीचे प्रेशर डालता है तो रॉकेट ऊपर जाती है। तो नीचे से आता रहता है, ये यहाँ से एम हमारे पास ये है। तो जब ये रॉकेट ऊपर उड़ रही है, जब उड़ रही है तो इसका जो मास है जो इसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है वही तो एनर्जी के रूप में नीचे आ रहा है, यानी मास जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। और हमने पढ़ा था जब एफ बराबर एम ए जो होता है वहाँ पे मास जो होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एफ बराबर एम ए फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि जो हमारे पास होता है एफ बराबर, अगर हम बहुत छोटे इंटरवल के लिए ले लेंगे, मतलब कि जो टाइम है उसकी लिमिट जो है कि लिमिट होगी टाइम की वो टेंडिंग टू जीरो करेगी। तो यहाँ से आ जाएगा पास डी पी अपॉन डी टी। तो हमें पता है कि P इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है। तो यहाँ से डी एम इंटू वी अपॉन डी टी आ जाएगा ना। P हमारे पास मोमेंटम होता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम बराबर एम इंटू वी होता है, वी जहाँ पे वेलोसिटी होती है। तो यहाँ से F इज इक्वल टू आ जाएगा पास, हमने पढ़ा है कि डेरिवेशन डिफ्रेंसिएशन होता है, जैसे हम निकालना है यहाँ पे v और u का, तो यहाँ से आ जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू यू प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स हो जाता है। उसी प्रकार ये वाला कर लेंगे हम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा पास, m की जगह v है और v की जगह u है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा d डिफरेंशिएशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू t इंटू v आ जाएगा, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t इंटू एम आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा F इज इक्वल टू वी डी एम अपॉन डी टी प्लस एम डी वी अपॉन डी टी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारी फोर्स के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास फोर्स के लिए होती है। तो यहाँ पे जो ये दोबारा देख लेते हैं, हमको पता है सेकंड लॉ से कि जो एफ बराबर होता है वो डी पी अपॉन डी टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। जब जो टाइम का इंटरवल होता है वो टेंडिंग टू जीरो होता है, तो वहाँ पर हमें पास जो डेल्टा होता है वो डी में बदल जाता है। तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी हो जाएगा। एफ और पी की वैल्यू हमको पता है एम इंटू वी होती है, पी बराबर एम वी होता है। तो यहाँ से डी और एम इंटू वी अंदर आ जाएगा पी की जगह पर, यहाँ से पी की जगह पर हमने एम इंटू वी रख लिया और अपान में डी टी था ही पहले से। तो हमें पता है कि जब डिफ्रेंशिएट करते हैं हम ऐसी, जैसे एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट कर, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा v इंटू यू को जो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो d अपॉन डी एक्स वी इंटू यू है पास। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है कि फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और u को मल्टीप्लाई करेंगे उससे। तो डी वी अपॉन डी एक्स प्लस सॉरी इंटू यू प्लस वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ से आ जाएगा डी एम अपॉन डी टी, ये डी एम अपॉन डी टी हो गया और इंटू ये वेलोसिटी हो गई, प्लस डी बी अपॉन डी टी इंटू एम हो गया।
तो ये मेरे पास हो गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास कि F इज इक्वल टू वी डी एम अपॉन डी टी प्लस एम इंटू डी वी अपॉन डी टी। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स आ गई। तो यहाँ से जो ये यहाँ पे जो डी एम अपॉन डी टी है, ये मतलब कि क्या है, मास का टाइम के साथ हम डिफ्रेंसिएशन ले रहे हैं, मतलब रेट निकाल रहे हैं कि मास चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो यहाँ तो हमने जो F बराबर एम ए लिया था उसमें इस टर्म को हमने जीरो किया था क्योंकि मास चेंज नहीं हो रहा था। तो डी एम अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि हमें पता है अगर के कोई कांस्टेंट है और अगर इसका हम किसी के साथ डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी के अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो आती है। किसी कांस्टेंट का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो जीरो होता है, ये हमने पढ़ा है। तो अगर हम मास को यहाँ पे वेरिएबल मानेंगे तो ये जीरो नहीं होगा, अगर यहाँ पे मास कांस्टेंट होता है तो ये जीरो हो जाता है। तो हमने पिछले में जो बराबर एम निकाला था तो डी एम अपॉन डी टी, क्योंकि हमको पता था कि मास वेरिएबल नहीं है, कि जो डी एम अपॉन डी टी है वो जीरो है क्योंकि एम जो है वो कांस्टेंट है। एम कांस्टेंट है इसलिए डी एम अपॉन डी टी। जब एम कांस्टेंट है तो टाइम के साथ कहाँ चेंज होगा, तो ये जो डी एम अपॉन डी मतलब डी अपॉन डी टी जो होता है टाइम के साथ चेंज को शो करता है। जब एम कांस्टेंट है मतलब बदल ही नहीं रहा तो उसका जो चेंज होगा वो जीरो होगा। जैसे कोई चीज़ है कि पहले 5 हमारे पास थे और 10 दिन बाद फिर 5 ही है, तो इसका पूछे कि जो तुम्हारे पास पहले दिन पैसे थे और जो बाद में उसका चेंज निकालो तो 5 माइनस 5 हमारे पास कितना रहा, जीरो। तो यही होता है चेंज कि जब एम कांस्टेंट है हमारे पास तो उसका अगर हम टाइम के साथ उसका चेंज निकालेंगे, मतलब कि डिफरेंस निकालेंगे टाइम के साथ कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है, रेट बोलते हैं ना इसे, तो निकालेंगे तो जीरो ही रहेगा। जैसे एग्जांपल देखा हमने कि जैसे मेरे पास 10 दिन पहले 5 रुपए थे, अब आज 10 दिन बाद भी 5 ही रुपए हमने खर्च ही नहीं किए। तो अगर पूछे कि जो तुम्हारे पास 10 दिन पहले पैसे थे 5 रुपए और आज इतने बचे हैं 5, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, तो 5 माइनस 5 जीरो, मतलब कांस्टेंट चीज़ का जो डिफरेंस होता है, चेंज होता है, वो जीरो होता है टाइम के साथ। पर चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए ना, तो हमने चेक किया था। तो डी एम वन डी टी जीरो हो गया था, तो यहाँ से हमारे पास एफ बराबर एम डी वी अपॉन डी टी आ गया था, और हमें पता है कि डी वी अपॉन डी टी जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, एफ बराबर एम ए यहाँ से आ गया था हमारे पास। अब हम देख रहे हैं कि रॉकेट के लिए, तो रॉकेट के लिए मास तो कांस्टेंट होता नहीं क्योंकि यहाँ पे मास ही तो निकल रहा है। जो मास है, मास तो मास इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। जो मास है रॉकेट का वही तो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जो हाइड्रोजन फ्यूल होता है वही तो जल बर्न करता है, तो यहाँ पे एग्जॉस्ट होता है, मास ही तो एग्जॉस्ट होता है यहाँ से जो निकलता है। तो यहाँ से मास क्योंकि कांस्टेंट नहीं है तो इसलिए इसे बोलते हैं हम थ्रस्ट, डी एम अपॉन डी टी को थ्रस्ट बोलते हैं। क्योंकि मास के द्वारा तो ये ऊपर मास जो बर्न कर रहा है उसे एनर्जी बननी है, उसी एनर्जी से तो रॉकेट ऊपर की ओर जाती है। जब ये नीचे निकलता है थ्रस्ट, ये नीचे की ओर आता है, तो इसके ये अपना फोर्स नीचे की ओर लगाता है, तो रॉकेट वही फोर्स लेकर ऊपर की ओर जाती है, अपोजिट फोर्स। ये थर्ड लॉ होता है न्यूटन का, किससे एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, कोई एक्शन करेगा तो उसका अपोजिट रिएक्शन भी होता है। जैसे कंटाप मारते हैं तो हमें हाथ में भी लगता है और गाल पे भी लगता है, पर गाल सॉफ्ट होता है उस पर ज़्यादा लग जाता है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल होता है। तो रॉकेट में हमारे पास ये फॉर्मूला लगता है, v इज इक्वल टू वी डी एम अपॉन डी टी प्लस एम डी वी अपॉन डी टी, क्योंकि ये भी तो वेरिएबल होता है। पहले जीरो होता है एक्सेलरेशन, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर लास्ट में बहुत फास्ट बढ़ जाता है। तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू वी डी एम अपॉन डी टी प्लस एम डी वी अपॉन डी टी। ये हमारे पास रॉकेट के लिए इक्वेशन होती है फोर्स के लिए, किस पे, तो एफ इज इक्वल टू, और ये एफ बराबर एम है, इस पर वैलिड एफ बराबर एम में वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि मास यहाँ पर वेरिएबल है ना, मास यहाँ पर वेरिएबल है। तो यहाँ से हमने देखा कि मास वेरिएबल नहीं होता है तो एफ बराबर एम ए लगता है, जब मास कांस्टेंट होता है तो एफ बराबर एम ए होता है, और जब मास बदल रहा होता है तो एफ बराबर वी डी एम अपॉन डी टी प्लस एम डी वी अपॉन डी टी फार्मूला लगता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।